हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज इस लेक्चर के साथ में हमारा पूरा बीपीएससी जूलॉजी का पेपर जो है पीजीटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको लगता है किसी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसी पर बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एट व्हाट इंटरवल ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस फिल द एंटायर यूटरस। तो किस ड्यूरेशन पर जो है वो फीटस जो है वो एंटायर यूटरस को फिल कर लेता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो इसमें जो है जो आपका यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है पॉइंट्स 12 वीक, 14 वीक, 24 वीक। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर जो है तो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस फिल द एंटायर यूटरस, तो यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। अबाउट द 14 वीक द सेक्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा ये 14 वीक के बाद हम बता सकते हैं। बाय अबाउट 16 to 20 वीक द प्रेग्नेंट वुमेन कैन टिपिकली फील द फीटस मूविंग, और 16 से 20 वीक के बाद में जो फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो फीटस की मूवमेंट को फील कर सकती है। नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है, वुमेन हु हैव बीन प्रेग्नेंट बिफोर टिपिकली फील मूवमेंट अबाउट 2 वीक अर्लियर देन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसके कंपैरिजन में वो महिला जो एक बार पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है उससे 2 वीक पहले ही जो मूवमेंट है फिटस की वो महसूस होने लगती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बाय 12 वीक पर एंटायर यूटरस को फिटस जो है वो फिल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब होता है कि जो बेबी बर्थ होती है उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो पार्चुरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978 वाज। तो 1978 में सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी जिसका नाम क्या था, या आप पूछ रहे हैं कि कौन थी। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो सबसे पहली जो बनी थी 1978 में 25 जुलाई 1978 में, तो इनका नाम था लवली लुइस या लुइस ब्राउन। तो ये उस टाइम की फोटो है जब इनका बर्थ हुआ था, और अभी आजकल जब आप अगर इनको देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से देखने में नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जरा उनको भी देख लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है, तो ये है आपकी ये कनप्रिया अग्रवाल। इनको दुर्गा नाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके जो क्रिएटर थे उनका नाम है डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। तो ये यहाँ पर आपका अगर इंडिया में पूछा जाए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कौन है तो कनप्रिया अग्रवाल आप लगाएंगे, जिसे दुर्गा दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की फर्स्ट कौन है तो आप बताएंगे क्या, लुइस ब्राउन। इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है था अवेलेबल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मेल आर। तो मेल के लिए अवेलेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, तो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपका वो आपका हो जाता है कॉन्डोम्स। उसके अलावा जो वेसेक्टोमी होता है ये आपका मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का ही पार्ट है। एक ट्यूबेक्टोमी होता है वो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव का पार्ट होता है, और वेसेक्टोमी जो होता है वो मेल कॉन्ट्रासेप्टिव का पार्ट होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपकी टेस्टिस से एक आर्टरी, एक वो ट्यूब निकलती है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, वास डिफरेंस। तो वेसेक्टोमी में क्या होता है, ये वास डिफरेंस को कट करके यहाँ पर टाई कर दिया जाता है, यानी कि बांध देते हैं, जिससे क्या होता है जो टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म जो है वो आपके यहाँ पाथ में नहीं आ पाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी ऑप्शन जाएगा, वेसेक्टोमी एंड कॉन्डोम्स आर द मेल कंट्रासेप्टिव जो आर रिसेंटली अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच वाज द फर्स्ट वेल रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। तो फर्स्ट वेल रिकॉग्नाइज यूरोपियन आउटब्रेक पूछा गया है कि कौन है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सिफिलिस होता है ये कॉज होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा। द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सिफिलिस अकर्ड इन 1494। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। ये 1494 में सबसे पहले ये हुआ था। ठीक है, तो ये पहला रिकॉर्डेड यूरोपियन आउटब्रेक था।
उसके अलावा द आउटब्रेक बिगिन इन इटली एंड क्विक स्विफ्ट अक्रॉस द एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो ये आपका बी, जो सी ऑप्शन था, आपका बी ऑप्शन था जो सिफिलिस, वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। और सिफिलिस कॉज होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम, उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द फिनोटाइप रेशियो इन द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट F2 जनरेशन। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक फिनोटाइप रेशियो होता है और एक जीनोटाइप रेशियो होता है। जीनोटाइप रेशियो मतलब होता है कि उनका जीन किस तरह से दिख रहा है, और फिनोटाइप मतलब होता है कि जो प्लांट या ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये आपका जीनोटाइप रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का। तो यहाँ पर आपको जब देखेंगे तो आपको जो रेशियो मिलता है वो 1:1, 2:4, 1:1। यानी कि जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो देखते हैं तो आपका 1:1 होता है। अब आप क्या करें, 1:1 का जो है वो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको ये रेशियो देखने को मिल जाएगा। वैसे ही जो हमारा जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है क्या, 3:1। सॉरी, फिनोटाइप रेशियो जो होता है वो आपका 3:1 होता है। तो 3:1 का आप 3:1 के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का हो जाएगा कितना, 9, और 1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, और 1 का 3 में कराएंगे तो 3, और 1 का 1 में कराएंगे तो 1। तो 9:2, 3:1, ये आपका हो जाएगा क्या, फिनोटाइप रेशियो। तो सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, तो कंप्लीट डोमिनेंस जरा समझ लीजिए होता है क्या है कि, सॉरी कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपसे पूछा गया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ना तो आप दो एलील होते हैं एक जीन के, तो दोनों में से कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंस शो नहीं करता। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये रेड और येलो को मिलाया गया तो ये लाइट येलो कलर बन गया है, तो इनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं हुआ। अगर ये डोमिनेंट होता तो रेड बनता और ये डोमिनेंट होता तो येलो बनता, लेकिन मिक्स कलर बनना है तो ये कहलाएगा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। When an organism is heterozygous for a trait, it will show a third phenotype। तो यहाँ पे तीसरा फिनोटाइप देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा द थर्ड फिनोटाइप इज ब्लेंड ऑफ द अदर टू। इन दिस एग्जाम्पल द लेटर ए रिप्रेजेंट द जीन। ए यहाँ पर जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जीन को, और जो वाई, जो आर यहाँ पे और वाई दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ है और ये वाई दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एलील को। तो डिफरेंट डिफरेंट एलील यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो होता क्या है कि दोनों एलील में से कोई भी जो है वो डोमिनेंस शो नहीं करता। तो नो एलील कैन ब्लॉक और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील, तो ये भी गलत है। नाइदर ऑफ टू एलील इज फुली डोमिनेंट ओवर द अदर, तो इसका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। कोई दोनों में से कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंसी शो नहीं करता, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया और कोडोमिनेंस हो गया। ये आपको इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है मिलापिलिस जेलापा में, वहां पे रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर का जब क्रॉस होता है तो वहां पर आपको पिंक देखने को मिलता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। एक टर्म होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस आपको देखने को मिलता है जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं वहां पर। तो आप देखिए यहाँ पर जो ए और बी एक साथ आएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, तो ये आपको कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है विच हु प्रपोज द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो सटन एंड बावेरी ने प्रपोज किया था। तो द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अरोज आउट ऑफ सटन एंड बावेरी careful observation of meiosis. It states that chromosomes are composed of Mendel's hereditary determinant or what we now call gene। तो इन्होंने यही चीज बताई, द फिजिकल सेपरेशन ऑफ एलील ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल के सेग्रीगेशन के प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल था क्या, एनाफेज में जो एलील्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन। अब देखिए यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो बॉवेरी ने जो अपना थ्योरी दी थी वो सी अर्चिन में दिया था 1902 में, और जो सटन थे उन्होंने अपनी ग्रास ऑपर में दिया था। तो इसका जो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द क्रोमोसोम अपीयरेंस वी शेप ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट आर नोन एज। तो जब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम का शेप के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन, तो चार तरह से हमने देखा है। कौन कौन से हैं, मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो जो हमारा जो मेटासेंट्रिक होता है, मेटासेंट्रिक में आपका जो क्रोमोसोम का अपीयरेंस होता है वो आपका वी शेप आता है। सब मेटासेंट्रिक में जो है आपका अपीयरेंस आता है कैसा, एल शेप आता है। एक्रोसेंट्रिक में आता है आपका क्या, आपका ये इसका नहीं क्लियर है। और जो आपका टीलोसेंट्रिक होता है इसमें आपका आई शेप आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है, वहां पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिस्कस किया है, तो वहां पर जाकर के आप इस चीज को
देख सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, सी ऑप्शन, मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीसीआर इज यूज फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड आरएनए। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड आरएनए, एम्पलीफाइड डीएनए को हम चेक करने के लिए करते हैं टेक्निक QRT PCR. This technique allow for the detection of quantification of the PCR product in real time. It can be used to detect and quantify the amount of a specific DNA or gene in a sample. QRT PCR can be used in biotechnology for applications such as biosafety and genetic stability testing. तो इसका आंसर करेक्ट जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा क्या, क्लोनिंग ऑफ आपका हो जाएगा स्पेसिफिक जीन। उसके अलावा जो होता है कि जो cDNA बनाकर किसी इंसुलिन वगैरह में होता है, तो आपका ये ए स्टेटमेंट भी करेक्ट जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोड्यूस्ड वेरी फर्स्ट टाइम बाय मीन ऑफ क्लोनिंग टेक्निक विच ए न्यूक्लियस फ्रॉम ए अडल्ट डोनर सेल। तो ये आपने सुना होगा, यहाँ पर ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में ये इस तरह से बनाया था, सोमैटिक सेल और न्यूक्लियर फ्यूजन करके। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो बनी थी एक सीप बनी थी, जिसको नाम दिया था इन्होंने क्या, डॉली नाम दिया था। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था एम्ब्रियो डेवलप नॉर्मली इनटू ए लैम्ब। लैम्ब मतलब हो गया जो भेड़ का बच्चा होता है, उसको लैम्ब कह रहे हैं, और उसको नाम दिया गया था क्या, डॉली। तो ये इसका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसमें आपसे पूछा गया है द फर्स्ट 3 हाइब्रिड ऑफ बीटी कॉटन डेवलप इन इंडिया बाई। तो इंडिया में सबसे पहले जो बीटी कॉटन के 3 हाइब्रिड हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए गए थे। तो 3 हाइब्रिड जो हैं वो आपका हो गया MECH12, MECH162 एंड MECH184 ऑफ द Macao Monsanto were recommended in 2002 for cultivation in center and southern cotton growing zone. तो मचायो मोसांटो बायोटेक लिमिटेड MMBL, तो इसका ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आपका एलएस जेफरी है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती कर देंगे यहाँ पर कि एलएस जेफरी लगा के चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपसे क्या, ऑटो एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी जाएगा, AK फ्रेंसियर। इनका एक पब्लिकेशन भी है, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग ए नोवेल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल पीपल एंड एनिमल्स। बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इनका नाम है अन्ना मिकेली फ्रेंकोयर। तो यहाँ पे उन्होंने AK की जगह AM करते तो ये ज्यादा सही रहता, लेकिन फिर भी इनका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ पोल्ट्री फीड फॉर लेयर इन डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, और जनरली ये किसी भी बायोलॉजिस्ट के बस की बात नहीं है कि वो इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि इतने सारे जो आइटम है और उनका इंग्रेडिएंट है उनको याद रखना पड़ेगा। और आप कुछ मेजर याद रख सकते हैं, जैसे मेज में आपका 50 से 60% हो गया, सोया में 25 से 30% हो गया, DCP में 1 से 2% है, LSP में 1% है, मस्टर्ड में 1 से 3% है, MBM में 1 से 5% है, और प्रीमिक्स में 2 से 4% है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए आपका 50 से 60% हो रहा है किसमें, मेज में। यहाँ भी आप देखेंगे तो आपका येलो कॉर्नर में 42.61 है। तो मेज आपका जो है वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो 4th नंबर सबसे पहले देखिए आपको A में मिल रहा है और B में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 कॉमन है आपका, फिर 5 भी कॉमन है, और 2 1 में फंसेगा। तो 2 में आपका आता है बार्ले, और बार्ले के अलावा जो आपका 1 में आ रहा है ग्राउंडनट केक। तो इसका जो आपका ए स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये सिक्वेंस है इसका डिक्रीज परसेंटेज में। ठीक है, मतलब यहाँ सबसे हाई होगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हनी बी। तो लार्जेस्ट हनी बी जो है वो आपका एपिस डॉर्साटा होता है, जिसे रॉक बी के नाम से भी जाना जाता है। एपिस डॉर्साटा आल्सो कॉल्ड एज जियांट हनी बी और रॉक हनी बी। एपिस laboriosa is the largest extant honeybee species in the world with a body length slightly larger than Apis dorsata। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट एक्सटेंट हनीबी कौन सी है, तो आप नाम लेंगे किसका, एपिस लेबोरियासा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी प्रेजेंट में कौन सी है, नॉर्मल पूछ ले, एक्सटेंट टर्म ना यूज करे, तो आप बताएंगे क्या, एपिस डॉर्साटा। तो ये आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया विच ऑफ द विच इज द डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोटोजोआ है वो डिजीज कॉज कर रहा है। तो जो
यहाँ पर आपका सी स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा लीशमानिया। और लीशमानिया जो है ये आपका प्रोटोजोन पैरासाइट होता है जो डिजीज कॉज करता है। लाइफ साइकिल को जरा मैं ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो होता क्या है कि सेंट फ्लाई होता है जो इसका वेक्टर होता है, ये जो आपका लीशमानिया पैरासाइट है वो दो फॉर्म में होता है, एक प्रोमस्टिकोट फॉर्म होती है और एक आपकी होती है क्या ए मस्टिकोट फॉर्म। जो प्रोमस्टिकोट फॉर्म होता है उसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा और वो उसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह से होती है। जो ए मस्टिकोट होता है वो इस तरह से ओवल शेप्ड होता है। जो सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई के गट में पाया जाता है प्रोमस्टिकोट, और जो प्रोमस्टिकोट जब सैंड फ्लाई जो है किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो प्रोमस्टिकोट उसकी बॉडी में रिलीज कर देती है। जब प्रोमस्टिकोट ह्यूमन बॉडी में आता है तो प्रोमस्टिकोट जो है वो मैक्रोफाजेस को इन्फेक्ट करेगा और उनके अंदर जाकर के प्रोमस्टिकोट से एमस्टिकोट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और मैक्रोफाज को रप्चर करके बाहर निकल आते हैं। और होता क्या है कि जब फिर से जो आपका जो ये सैंड फ्लाई है जब इसको बाइट करेगी किसी ह्यूमन को तो वो एमस्टिकोट को अपनी बॉडी में ले आती है और एमस्टिकोट जो है वो उसकी बॉडी में आने के बाद में फिर से प्रोमस्टिकोट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मैन कंसीडर टू कॉज इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है यूज ऑफ डीटीटी। डीटीटी की वजह से जो है अनइंटेंशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पर। डीटीटी क्या है उसको जरा समझ लेते हैं हम। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन जो है ये आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में डीडीटी के नाम से जानते हैं, वाज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड टू कंट्रोल इंसेक्ट दैट स्प्रेड मलेरिया, टाइफस एंड अदर डिजीजेस। DDT, while once widely used as an insecticide, is considered highly harmful due to its ability to bioaccumulation. बायोएक्यूमुलेशन में क्या होता है कि जब एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि जब हम क्या करेंगे, जब पेस्टिसाइड के रूप में इसका प्लांट पे छिड़काव कर दिया और प्लांट को खाते हैं एनिमल्स, ग्राजिंग करते हैं जब, तो वो जो क्या होगा डीडीटी जो है वो प्लांट से उनकी बॉडी में चला जाएगा और जब उनकी बॉडी में चला जाएगा तो वहां पर ये एक्यूमुलेट होता रहता था, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब मान लो किसी एनिमल या बफेलो काऊ की मौत हो जाती थी तो उसको आके खाते थे गिद्ध, और जब गिद्ध खाते थे तो ये गिद्ध की बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगा। इस तरह से जो फूड चेन थी फूड चेन में चला गया, यहाँ पर मेंशन किया हुआ फूड चेन में चला गया। तो इस तरह से जो गिद्ध जो उनका नंबर कम हो गया, तो उसका एक रीजन बहुत से साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि जो डीटीटी का एक्सेस यूज हुआ था उसकी वजह से भी ऐसा देखने को मिला। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। ठीक है, और अभी इसको प्रेजेंट टाइम में इसको बैन करके रखा हुआ है, अब ये यूज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गॉट नियरली एक्सटेंड विद द एक्सटिंक्शन ऑफ डोडो एनिमल। अच्छा ये देखिए, ये आपका को एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए होता क्या था कि एक पक्षी है जिसका नाम था, पक्षी कह के या बर्ड बोले एनिमल बोले, तो इनका नाम था डोडो। तो ये एक एग्जाम्पल है प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म और बर्ड साइंस का। होता क्या था कि जो यहाँ पे प्लांट है, ये प्लांट का नाम था सिडेरोजाइलोन ग्रैंडिफ्लोरम। इसको हम लोग नॉर्मली एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है टेम्बाला कुई और डोडो ट्री या फिर क्लेवेरिया के नाम से भी इसको जाना जाता था। होता क्या था कि इस प्लांट की जो सीड है उसको उस पर फीड करता था ये डोडो पक्षी। ठीक है, तो जब ये डोडो पक्षी जो है वो इस प्लांट पर प्लांट के सीड को फीड करता था और वो जो सीड है, ये मान लो सीड है, इसको इसने खाया और ये सीड जो है जब इसके गट में पहुंचता था वहां पर इसको इस सीड को प्रोसेस करता था, यानी कि गट में वो इस सीड को इसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी प्रोवाइड कर देता था। जैसे क्या हुआ कि अब जब उसके बाद जब ये सीड इसके एक्सीलेटर से बाहर आएगा तो इसके पास जर्मिनेशन की कैपेसिटी और ये ग्रो करके प्लांट बना लेता था। लेकिन हुआ क्या है कि अगर मान लो इस पक्षी का एक्सटिंक्शन हो गया तो इसके सीड को प्रोसेस करने के लिए जो इसका गट का एनवायरनमेंट था वो नहीं मिल पाया। तो ये सीड तो बने लेकिन वो प्रोसेस ना होने की वजह से वो कभी ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए क्या हुआ कि जब ये पक्षी जब ये डोडो एनिमल जब एक्सटेंड हुआ तो ये जो ट्री थे ये भी एक्सटेंट हो गए। तो ये को एक्सटिंक्शन का एक एग्जाम्पल है या फिर इसको म्यूचुअलिज्म के भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लेवेरिया जो है यानी कि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो ये आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्यूट हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन। तो जब वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन होता है उस कंडीशन में स्किन बर्न, रेडिएशन सिकनेस आपको देखने को मिलता है। तो इसका ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा।
तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर टोटल ये पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और किस में नहीं है, ताकि हम जो है वो अगले लेक्चर्स आपके अकॉर्डिंग ला सकें। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।